हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे वेक्टर कैलकुलस, जिसमें अपना चैप्टर चल रहा था वेक्टर डिफरेंशिएशन, सदिश अवकलन। तो इसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थ्योरम है अपनी, यदि ए अदिश चर टी का एक अवकलनीय सदिश फलन हो तथा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू ए हो, तो हमें प्रूफ करना है डी बाई डी टी ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए डी ए बाई डी टी। दूसरा हमें प्रूफ करना है ए डॉट डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू ए डी ए बाई डी टी। तो इसको प्रूफ करते हैं हम। सबसे पहले ए करते हैं। तो यहाँ पे हमने 12th में एक फॉर्मूला देखा था डी बाई डी टी, एक्स एन इज इक्वल टू होता था एन एक्स एन माइनस में 1। तो ये वाला पार्ट बिल्कुल इसके जैसे दिख रहा है, तो इस वाले को हम इस फॉर्मूले की हेल्प से ऐसे लिखेंगे, देखो डी बाई डी टी ए स्क्वायर। तो इसको हम इस फॉर्मूले की हेल्प से लिखेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 2a और डी ए बाई डी टी आ जाएगा। दूसरा बी वाला हम प्रूफ करने वाले हैं, तो इसको हमें इस वाले पार्ट को इसके इक्वल लाना है। तो यहाँ पे अगर इस ऐसे सॉल्व करेंगे हम, डी बाई डी टी ए स्क्वायर, यहाँ पे डी बाई डी टी ए स्क्वायर को हम ए डॉट ए लिख सकते हैं, यहाँ पे इनका डॉट प्रोडक्ट हो गया। और पिछली क्लास में हमने देखा था कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं। तो पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको देखे पहले, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ऐसे होता है, पहले इस वेक्टर को छोड़ेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए डॉट डी ए बाई डी टी, फिर प्लस लगेगा। अब इस वाली को छोड़ेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डी ए बाई डी टी और यहाँ पे डॉट ए। ये वाली और ये वाली दोनों टर्म एक जैसी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a डॉट डी ए बाई डी टी। तो ये इसके इक्वल आ जाएगा डी बाई डी टी ए स्क्वायर। तो इसको ले लेंगे हम फर्स्ट सेकंड इक्वेशन और यहाँ पे ये फर्स्ट वाली इक्वेशन हो जाएगी। तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन का ये पार्ट बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों भी पार्ट इक्वल कर देंगे हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई 1 एंड 2 हम कह सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2a डॉट डी ए बाई डी टी इज इक्वल हो जाएगा 2a डी ए बाई डी टी। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ए डॉट डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू ए डी ए बाई डी टी। तो ये एग्जैक्टली ऐसा है, तो यहाँ पे हमारा ये प्रूफ हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं हम दूसरी थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम अपनी, किसी सदिश ए टी के अचर सदिश होने का आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऐसी थ्योरम अगर दी हुई हो, आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध, तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हम इस चीज़ को लेट करते हैं और ये रिजल्ट लाते हैं और फिर इसका रिवर्स करते हैं दूसरी बार में। पर्याप्त प्रतिबंध के लिए यहाँ पे इसको लेके चलते हैं और ये लाते हैं। तो इसमें ये स्टेटमेंट लेके चलेंगे और ये स्टेटमेंट हम लाएंगे। तो यहाँ पे माना सदिश ए टी एक अचर सदिश है, सिद्ध करना है डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे ये और ये लाएंगे। यहाँ पे ए टी एक अचर सदिश है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूंकि ए टी एक अचर सदिश है तब हम लिख सकते हैं ए टी प्लस डेल टी इज इक्वल टू ए टी। यहाँ पे ए टी एक अचर सदिश है, तो इसके अगर टी में चेंज करेंगे थोड़ा सा, तो उसमें यहाँ पे इस वेक्टर में, इस सदिश में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ए टी जो है एक अचर सदिश है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो दो एक अचर है, तो यहाँ पे इसमें कुछ भी चेंज कराओ ये हमेशा दो ही बना रहेगा। तो यहाँ पे ए टी भी कुछ ऐसा ही टाइप का अचर सदिश है, तो यहाँ पे इसमें अगर टी में थोड़ा सा भी चेंज कराओगे तो भी यहाँ पे रिजल्ट फिर से ए टी ही आएगा। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको इधर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए टी प्लस डेल टी माइनस में ए टी इज इक्वल टू 0। और हमने पिछली क्लास में डेरिवेटिव की डेफिनेशन देखी थी, तो यहाँ पे डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगाएंगे। चूँकि डेरिवेटिव का रिजल्ट होता है डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 ए टी प्लस डेल टी माइनस में ए टी अपॉन में डेल टी। तो ये डेफिनेशन होती है डेरिवेटिव की। तो यहाँ पे इसका पूरा रिजल्ट यहाँ पे 0 दिया हुआ, तो यहाँ पे इसको हम 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 और इसका रिजल्ट पूरा यहाँ पे 0 दिया हुआ, तो 0 बट्टा डेल टी हो जाएगा। तो अब इसका भाग इसमें देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 0 आ गया।
तो यहाँ पे लेके चले थे हम ये स्टेटमेंट और हमने प्रूफ कर दिया ये। तो यहाँ पे हमारा आवश्यक प्रतिबंध तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम पर्याप्त प्रतिबंध करेंगे। तो अब हम पर्याप्त प्रतिबंध प्रूफ करते हैं। तो देखो अब यहाँ पे हमें ये रिजल्ट लेके चलना है और यहाँ पे हमें 80 को एक अचर सदिश बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या रिजल्ट दिया हुआ है, तो माना dA/dt जो है वो है 0 अपने पास, और हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे हमें AT को एक अचर सदिश प्रूफ करना था। यहाँ पे भी लिखेंगे AT एक अचर सदिश है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे AT को एक इस तरह लेट करना होगा। तो यहाँ लेट AT माना AT बराबर है A1T आयोटा केप प्लस में A2T जे केप प्लस में A3T के केप। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव का रिजल्ट दिया है, तो यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा dA/dt, यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा dA1/dt आयोटा केप प्लस में यहाँ पे हो जाएगा रिजल्ट dA2/dt जे केप प्लस में dA3/dt के केप। अब यहाँ पे इसका रिजल्ट हमें दिया हुआ है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 बराबर में ये चीज़ है। तो यहाँ पे हो जाएगा dA1/dt आई केप प्लस में dA2/dt जे केप प्लस में dA3/dt के केप। तो अब यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 आई केप प्लस में 0 जे केप प्लस में 0 के केप, और ये रिजल्ट ऐसे लिखेंगे dA1/dt आई केप प्लस में dA2/dt जे केप प्लस में dA3/dt के केप। तो यहाँ पे आई केप का आई केप से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा अपने पास dA1/dt इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे J1 के लिए भी, फिर यहाँ पे जे केप के लिए भी अपने पास रिजल्ट आ जाएगा dA2/dt इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे dA3/dt इज इक्वल टू 0। यहाँ पे A1 A2 और A3 तीनों के डेरिवेटिव 0 है। तो यहाँ पे A1 A2 और A3 तीनों ही अचर सदिश हो गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A1 A2 A3 अचर सदिश है। अब ये A1 A2 A3 से मिलकर बना हुआ है A, तो यहाँ पे A भी एक अचर सदिश हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए AT एक अचर सदिश है। तो हमारे पास रिजल्ट था dA/dt इज इक्वल टू 0 और हमें प्रूफ करना था AT एक अचर सदिश है। तो यहाँ पे हम इसका यूज करके ये प्रूफ कर दिया हमने कि भाई AT एक अचर सदिश है। तो यहाँ पे हमारा पर्याप्त प्रतिबंध भी कंप्लीट होता है। तो इस तरह ये पूरी थ्योरम का प्रूफ हो चुका है। तो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम। नेक्स्ट थ्योरम अपनी, एक अचर परिमाण के सदिश का अवकलज उस सदिश के लंबवत होता है बशर्ते वह सदिश स्वयं अचर सदिश नहीं हो। तो यहाँ पे हम एक अचर परिमाण का सदिश मान के चलेंगे। तो माना A एक अचर परिमाण का एक सदिश है, लेकिन यहाँ पे फिर अगली लाइन कह रही है कि वह सदिश स्वयं अचर सदिश नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेकिन A एक अचर सदिश नहीं है। अब A अचर सदिश नहीं है, तो यहाँ पे हमने पिछली क्लास में देखा था कि कोई भी सदिश जो कि अचर सदिश है उसका डेरिवेटिव जो है 0 होता है। तो यहाँ पे A यहाँ पे अचर सदिश नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव जो है 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ पे अपने पास रिजल्ट आ जाएगा तब dA/dt जो है वो 0 के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे A जो है एक अचर सदिश नहीं है। अगर अचर सदिश होता तो उसका डेरिवेटिव जो है 0 होता। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे हम लेके चलेंगे d/dt a स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हम d/dt a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a.a। और हमने पिछली क्लास में देखा था कि दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस वेक्टर को छोड़ेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा a.da/dt, फिर प्लस लगाएंगे। अब इस वेक्टर को छोड़ेंगे और इसका करेंगे डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हो जाएगा dA/dt और डॉट a।
ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है, तो इसको हम लिखेंगे 2a.da/dt। और यहाँ पे हम इस लाइन को अगर ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पे a जो है एक अचर परिमाण का एक सदिश है। तो यहाँ पे अगर a का हम मैग्नीट्यूड अगर हम लें, मतलब परिमाण अगर हम लें, तो उसका रिजल्ट a आएगा। और यहाँ पे a जो है एक अचर है, तो a एक अचर है तो उसका स्क्वायर भी एक अचर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसका अचर का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो अब यहाँ पे रिजल्ट जो है ये हो जाएगा a.da/dt इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने 12th में पढ़ा था कि कोई भी दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो वहाँ वो एक दूसरे के लंबवत होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a जो है लंबवत है da/dt के। तो यहाँ पे a को हमने उसके अवकलज के लंबवत बता दिया और हमें यही तो प्रूफ करना था। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट थ्योरम अपनी, किसी सदिश ए टी का परिमाण अचर होने का आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है a.da/dt। तो यहाँ पे हमें आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध दोनों तरफ से प्रूफ करना होगा। तो सबसे पहले हम आवश्यक प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे हमें ए टी का परिमाण जो है अचर मानते हुए हमें ये लाना है। तो यहाँ पे माना ए टी का परिमाण अचर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं तब हम यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू ए, माने ए का परिमाण जो है ए है और ए यहाँ पे अचर है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको लेके चलें d/dt a² इज इक्वल टू d/dt, और a² को हम लिख सकते हैं a.a। तो यहाँ पे इस वाले रिजल्ट का तो यहाँ पे इसका तो रिजल्ट जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a जो है एक अचर है। तो a² भी अचर हो गया, a² का अगर डेरिवेटिव लेंगे तो इसका रिजल्ट जो है 0 हो जाएगा। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a.da/dt प्लस में da/dt प्लस में a। तो यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2a/da/dt और इधर 0 चल रहा है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a.da/dt इज इक्वल टू 0। तो पहला रिजल्ट तो हमने प्रूफ कर दिया, अब हम पर्याप्त प्रतिबंध भी प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट हम ये लेके चलेंगे और ये लाएंगे कि भाई ए टी का परिमाण जो है एक अचर है। तो माना a.da/dt इज इक्वल टू यहाँ पे हमें 0 दिया हुआ है। तब हमें सिद्ध करना है ए टी का परिमाण अचर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब यहाँ पे इसका रिजल्ट 0 है, तो अगर मैं इसको दो बार जोड़ दूँ, माने a.da/dt प्लस में da/dt.a इज इक्वल टू 0, तो ये वाली टर्म का रिजल्ट 0 है, तो इस वाली का भी 0 हो जाएगा। तो 0 और 0 को जोड़ेंगे तो फिर से 0 रिजल्ट आ जाएगा, समझ में? तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं d/dt a.a। यहाँ पे देखो d/dt a.a को हमने ये लिखा था, तो इसको वापस ये भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया और इधर 0 चल रहा है तो 0। अब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कोई भी वेक्टर जिसका डेरिवेटिव 0 हो तो वहाँ पे वो वेक्टर जो है एक कांस्टेंट यानी अचर सदिश होती है। तो यहाँ पे a.a जो है एक अचर सदिश हो गई। तब यहाँ पे लिखेंगे तब a.a एक अचर सदिश है। अब a.a अचर सदिश है, माने a² भी अचर सदिश हो गई, a² भी अचर हो गई। अब a² अचर हो गई मतलब a भी अचर हो गई। अब a अचर हो गई मतलब उसका कोई भी वेक्टर जो अचर है उसका मैग्नीट्यूड माने परिमाण जो है वो होता है क्या, ये अचर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए ए टी का परिमाण अचर है। तो यहाँ पे हमने आवश्यक और पर्याप्त दोनों प्रतिबंध हमने प्रूफ कर दिए हैं। तो यहाँ पे ये इस थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट थ्योरम है अपनी, किसी सदिश ए टी की दिशा अचर होने का आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है a/da/dt इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध प्रूफ करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं।
तो हमने पिछली क्लास में यूनिट वेक्टर का रिजल्ट देखा था, तो उसका रिजल्ट होता था ए केप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए और उसके नीचे उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हम उसका परिमाण जो है वो अल्फ़ा मान रहे हैं, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो वेक्टर होगा वो इसका अल्फ़ा को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा ए केप। तो यहाँ पे ये वेक्टर है और ये उसका परिमाण है और ये यहाँ पे उसकी इकाई सदिश है। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पे डी ए बाई डी टी हो जाएगा। इसका पहले इसको छोड़ेंगे और इसका करेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा डी ए केप अपन में डी टी हो जाएगा, प्लस में इसको छोड़ेंगे और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी अल्फ़ा अपन में डी टी, और ये यहाँ पे हो जाएगा ए केप। तो अब इसके साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम लें तो इसका रिजल्ट आएगा ए क्रॉस डी ए बाई डी टी, इसका रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम अल्फ़ा ए केप और क्रॉस लगाएंगे और ये पूरा रिजल्ट लिखेंगे डी ए केप अपन में डी टी और प्लस में डी अल्फ़ा डी टी ए केप। इसको इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर ए केप क्रॉस डी ए केप अपन में डी टी। यहाँ पे अल्फ़ा जो है एक अचर है, तो इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे इसके और इसके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम इसको इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा और डी अल्फ़ा अपन में डी टी और यहाँ पे हो जाएगा ए केप क्रॉस ए केप। तो यहाँ पे हमने देखा था कि दो सेम वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम लेते हैं तो उसका रिजल्ट जो जीरो होता है। तो यहाँ पे ये सेम वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा और प्लस में ये हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे ये रिजल्ट बचा, तो इसको लिख देंगे हम यहाँ पे ए क्रॉस डी ए बाई डी टी बराबर में हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर ए केप क्रॉस डी ए केप अपॉन में डी टी। अब यहाँ पे हम आवश्यक प्रतिबंध का सिंबल लगाएंगे। अब हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि ए टी की दिशा जो है एक अचर है। तो यहाँ पे माना ए टी की दिशा अचर है, तब ए केप जो है वो एक अचर सदिश हो जाएगी। अब ए केप एक अचर सदिश है तो उसका डेरिवेटिव जो है 100% जीरो हो जाएगा। तब यहाँ पे लिखेंगे हम तब डी ए केप अपॉन में डी टी इज इक्वल हो जाएगा जीरो। तब यहाँ पे इस इक्वेशन का हम यूज करने वाले हैं। अब डी ए केप जो है डी ए केप अपॉन में डी टी जो है वो जीरो है, तो इस इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा ए क्रॉस डी ए बाई डी टी इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर ए केप और इसका रिजल्ट जो है जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्रॉस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू ये रिजल्ट आ जाएगा जीरो। और क्या हमें यही लाना था, तो ये आवश्यक प्रतिबंध तो कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे उल्टा पर्याप्त प्रतिबंध हम प्रूफ करते हैं। तो पर्याप्त प्रतिबंध हम प्रूफ करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट ये लेके चलेंगे और ये लाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना ए क्रॉस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें ए क्रॉस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे अपने पास अल्फ़ा स्क्वायर ए केप क्रॉस डी ए केप अपॉन में डी टी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। यहाँ पे जीरो पुट करने पे ये रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर इधर जाएगा, ये जीरो हो जाएगा इधर जाने पर, तो यहाँ पे ए केप इंटू डी ए केप अपॉन में डी टी हो जाएगा ये जीरो। हमने 12th में देखा था कि दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, यानी समांतर होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए केप जो है वो पैरेलल है अपनी डेरिवेटिव के। तो यहाँ पे ए केप जो है अपने डेरिवेटिव के पैरेलल हो गई, यानी समांतर हो गई। यहाँ पे ए केप जो है एक इकाई सदिश है, ए केप एक इकाई सदिश है, तो 100% उसका मैग्नीट्यूड जो है वो एक होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए केप मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक, माने यहाँ पे एक अचर है। और हमने फोर्थ थ्योरम देखा था कि फोर्थ थ्योरम का रिजल्ट यहाँ पे यूज करने वाले हैं। चलो यहाँ पे ए टी का परिमाण अचर है, तब अपने पास रिजल्ट ये होगा अवेलेबल कि ए डॉट डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो तथा। तो अब यहाँ पे ए केप का परिमाण भी एक अचर है, तो इसको इस थ्योरम के रिजल्ट की हेल्प से हम यहाँ पे इसकी हेल्प से हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ए केप डॉट डी ए केप अपॉन में डी टी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और हमने 12th में देखा था कि दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो वो एक दूसरे के लंबवत होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
ए केप लंबवत होगी डी ए केप अपन में डी टी के। अब यहाँ पे ये रिजल्ट कह रहा है कि ये जो है ए केप इसके डेरिवेटिव के जो है समानांतर है, और ये रिजल्ट कह रहा है कि ए केप जो है डेरिवेटिव के जो है वो लंबवत है। तो यहाँ पे ये समानांतर भी हो रही है और ये यहाँ पे लंबवत भी हो रही है, तो यहाँ पे जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे रिजल्ट आएगा तब डी ए केप अपॉन में डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि ए केप जो है वो 0 नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि ए केप जो है एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर कभी 0 नहीं होती। तब यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ए केप का डेरिवेटिव 0 है, और हमने देखा था कि कोई भी वेक्टर का अगर डेरिवेटिव 0 होता है तो 100% वो वेक्टर जो है एक अचर सदिश होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए केप एक अचर सदिश है। अब यहाँ पे ए केप जो है एक अचर सदिश हो गई है, तो यहाँ पे ए टी की दिशा भी अचर हो गई है, यानी हम लिखेंगे यानी ए टी की दिशा अचर है। तो यहाँ पे हम लेके चले थे ए क्रॉस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 0 है, और हमें प्रूफ करना था कि ए टी की दिशा अचर होगी। तो यहाँ पे हमने ये रिजल्ट लिया है, तो यहाँ पे हमारा पर्याप्त प्रतिबंध कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमने आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध दोनों प्रूफ किया, तो ये थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ हो गया। तो ये अपनी 5 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। थैंक यू।